चलिए आज सफर पर चलते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी के। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने आप कह सकते हैं पश्चिमी दुनिया की पढ़ाई लिखाई और अपनी भारतीय जड़ों के बीच एक बहुत ही अनोखा पुल बनाया। और इस कहानी की शुरुआत हम नेहरू के ही शब्दों से करते हैं। ये शब्द उनकी वसीयत से हैं और ये सिर्फ एक आखिरी इच्छा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वो भारत और यहाँ के लोगों से कितना गहरा, कितना इमोशनली जुड़े हुए थे। मतलब इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वो खुद को इस देश की मिट्टी से अलग समझते ही नहीं थे, उसी का एक हिस्सा मानते थे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जाहिर है उनके शुरुआती सालों से। ये वो वक्त था जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें गढ़ा। एक ऐसा दौर जहां उनके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, असल में भविष्य के एक बड़े नेता को आकार दिया। देखिए, उनकी शुरुआती जिंदगी बहुत ही प्रिविलेज थी। पश्चिमी तालीम, वेस्टर्न एजुकेशन से भरी हुई। सोचिए, इलाहाबाद के आनंद भवन जैसे घर से निकलकर सीधे इंग्लैंड के हैरो और कैम्ब्रिज तक। तो जाहिर है उनकी जो परवरिश थी वो उन्हें दुनिया को एक बिल्कुल अलग, एक खास नजरिए से देखना सिखा रही थी। और यहीं पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो वो थे जो पूरी तरह से अंग्रेजी तौर तरीकों में पले बढ़े थे, लेकिन दूसरी तरफ जब वो भारत वापस आए तो यहाँ किसानों की हालत, उनकी गरीबी और अंग्रेजों का बर्ताव, इन सब चीज़ों ने उनके अंदर की भारतीयता को, उनकी इंडियन चेतना को जैसे झंझोड़ कर रख दिया। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था जो उनके अंदर चल रहा था। तो अब आता है उनकी जिंदगी का वो मोड़, वो अगला चैप्टर, जहां वो अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। और इसी मोड़ पर एंट्री होती है महात्मा गांधी की। नेहरू ने खुद उनके बारे में लिखा है कि गांधी जी ताज़ी हवा के एक ऐसे झोंके की तरह थे जिसने पूरे देश को जैसे जगा दिया, एक ऐसी रोशनी जिसने अंधेरे को चीर दिया हो। उन्होंने लोगों के मन से डर को निकाल फेंटा। तो सवाल ये है कि गांधी जी ने ऐसा क्या सिखाया? सबसे पहले अभय, मतलब निडर हो जाओ, सिर्फ शरीर से नहीं, अपने मन से भी। दूसरा, सच और उस सच पर टिका हुआ एक्शन, यही सबसे बड़ी ताकत है। और शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई को आम लोगों से जोड़ दिया, जनता की लड़ाई बना दिया। और इसके लिए उन्होंने एक नया हथियार दिया, असहयोग। लेकिन इस रास्ते पर चलने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जानते हैं कितनी? लगभग 9 साल। सोचिए, अपनी जिंदगी के 9 साल नेहरू ने ब्रिटिश हुकूमत की जेलों में गुजारे। आज़ादी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा पर्सनल सैक्रिफाइस था। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, ये एक गहरी मानवीय पीड़ा भी थी। उनके ये शब्द ये बताते हैं कि जेल की उन दीवारों के पीछे कितना अकेलापन था। ये उस कीमत की एक झलक है जो सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने चुकाई थी। तो अब कहानी पहुंचती है उस पल पर, उस मंजिल पर जिसके लिए ये सारा संघर्ष था, आज़ादी का वो लम्हा और एक नए देश का जन्म। ये शब्द आज भी हम सबके जहन में गूंजते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिया गया उनका वो भाषण, वो सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, वो सदियों की गुलामी के बाद एक पूरे देश की आत्मा की आवाज़ थी। मगर इस खुशी के साथ एक बहुत गहरा जख्म भी था, बंटवारे का दर्द। पार्टीशन की उस त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नेहरू ने खुद इसे अपनी पीढ़ी की एक बड़ी नाकामी माना कि वो सांप्रदायिक समस्या को सुलझा नहीं पाए, और इसका दर्द, कहते हैं, हमेशा उनके साथ रहा। तो आज़ादी तो मिल गई, अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ। लड़ाई अब अंग्रेजों से नहीं, बल्कि एक नए देश को बनाने की थी। और इस नए भारत के, आप कह सकते हैं, चीफ आर्किटेक्ट थे जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये आज़ाद भारत आखिर होगा कैसा? इसका भविष्य क्या होगा? नेहरू के दिमाग में इसका एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट था। उन्होंने इस नए भारत की नींव 4 बड़े खंभों पर रखी। पहला, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जहां हर नागरिक को बराबर के अधिकार मिले। दूसरा, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, जिसका मतलब था कि सरकार का, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। तीसरा, सोशलिज्म या समाजवाद, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके। और चौथा, साइंस। वो विज्ञान को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसी से देश तरक्की करेगा। और दुनिया के सामने भारत की क्या पहचान होगी? इसके लिए उन्होंने अपनाई नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, मतलब
गुट निरपेक्षता, हम किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उनकी विदेश नीति का आधार बने पंचशील के 5 सिद्धांत, जिसमें सबसे जरूरी था शांति से साथ रहना और एक दूसरे की आज़ादी और सीमाओं का सम्मान करना। और अब बात करते हैं उनकी विरासत की, उनकी लेगेसी की, जो असल में भारत के अतीत से उनके गहरे रिश्ते और भविष्य को लेकर उनके विजन का एक मिला-जुला रूप है। ये बात जरा सोचिए इसके बारे में। वो खुद को भारत के हजारों साल पुराने इतिहास की एक अटूट चेन की एक कड़ी मानते थे। उनका मानना था कि वो इस इतिहास से प्रेरणा तो लेंगे, लेकिन उसमें बंद कर नहीं रहेंगे। उनका मकसद उस चेन को तोड़ना नहीं था, बल्कि उसे मजबूत करके भविष्य की तरफ आगे बढ़ाना था। और आखिर में गंगा को लेकर कही गई उनकी ये बात, उनके लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो भारत के इतिहास का, उसकी सभ्यता का एक जीता जागता प्रतीक थी। एक ऐसा प्रवाह जो अतीत से शुरू होता है, हमारे आज से गुजरता है और भविष्य के एक महान समंदर में जाकर मिल जाता है। और शायद जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी भी उसी प्रवाह का एक बहुत अहम हिस्सा थी। एक ऐसी धारा जो हमेशा हमेशा के लिए भारत की कहानी के साथ बहती रहेगी।